हेलो दोस्तों, एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उसी को लेकर के एक नया टॉपिक कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। जो एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं उसमें सब्जेक्ट होता है कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। तो कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क में ऑलरेडी मैं काफ़ी लेक्चर्स अलग अलग टॉपिक्स पर लेकर के आया हूँ और एक आज नया टॉपिक लेकर के फिर से हाजिर हुआ हूँ। और आप लोगों के एग्ज़ाम करीब है तो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, तो आज मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आपको शायद अच्छा हेल्प मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये होता क्या है, तो ये इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसको मीनिंग को जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि इट केम ऑन फोर्स 1 मार्च 1882। इट मीन्स ये इंडिया में कब एप्लीकेबल हुआ, कब इन्फोर्स में आया, 1 मार्च 1882। ये 1 मार्च को अपना एप्लीकेबल हुआ और मतलब प्रस्तावित हुआ। बेस्ड ऑन मर्केंटाइल लॉ एंड ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लिश कॉमन लॉ पर आधारित था जो कि ट्रेड और कॉमर्स, मर्केंटाइल लॉ मीन्स ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। विशेष रूप से ये एक्ट बनाया गया ट्रेड और कॉमर्स को टैकल करने के लिए। जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो लेन देन होते हैं, उनको कंसिडरेशन कैसे दिया जाए उसके लिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया, जिससे कि जो डिस्प्यूट्स होते थे उनको कम किया जा सके। तो ट्रेड और कॉमर्स मर्केंटाइल लॉ बेस पर लॉ पर बेस्ड था, ये इंग्लैंड का एक लॉ है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला होता है नेगोशिएबल और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब निगोशिएट करना नहीं होता है, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, जो ट्रांसफर किया जा सके, फ्रीली ट्रांसफर। तो नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटिन डॉक्यूमेंट, लिखित प्रलेख जो होता है, जो लिखित में दिया जाता है। तो इस प्रकार से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ट्रांसफरेबल रिटिन डॉक्यूमेंट्स होता है कि एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स जो लिखित रूप में फर्दर किसी को निगोशिएट किया जा सके, उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। एक लेटेंट डॉक्यूमेंट्स जो फर्दर किसी को निगोशिएट किया जा सके उसको बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसकी डेफिनेशन किस सेक्शन में दिया हुआ है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो भी एक्ट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती है, लेकिन यहाँ पर जो निगोशिएबल एक्ट है उसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 13 सब क्लोज 1 में दे के रखी है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो इंक्लूड किया जाता है वो इंक्लूड और एक्सक्लूड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तो पहला होता है, इसमें 3 सेक्शन आपको याद रखना है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो इंक्लूड किए जाते हैं उनमें 3 सेक्शन याद रखना है। पहला सेक्शन 4 है जिसमें प्रॉमिसरी नोट आता है। दूसरा सेक्शन है 5 जिसमें आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा होता है चेक, इसको सेक्शन 6 में लगा है। तो 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आप ट्रांसफर बोलते हैं। इनको प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स कहा जाता है। इनको हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड करते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन है, करेंसी नोट पर भी लिखा होता है आई प्रॉमिस टू सम ऑफ रुपीज टू समबडी। इट मीन्स नोट पर भी लिखा होता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि इतना रुपए इसको दिया जाए, नोट पर लिखा होता है। बट एक लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो एक फ्री ट्रांसफर नहीं होता है, तो ये करेंसी नोट को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर, जो दिखने में आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिखने में लगता है, लेकिन ये लोकल अथॉरिटी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसके लिए पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर को भी एक्सक्लूड किया हुआ है। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल भी क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं शामिल किया जाता है। हुंडी, इसमें कंडीशन अप्लाई होता है।
हुंडी एक तरह से लोकल अथॉरिटी के द्वारा, लोकल लैंग्वेज के द्वारा प्रमोट किया जाता है, कस्टम के द्वारा इस पर जो अधिकार होता है, कस्टम का अधिकार होता है कि हुंडी को वो कैसे ट्रांसफरेबल किया है। लेकिन अगर कंडीशन है कि दोनों पार्टी आपस में, दोनों पार्टी जब भी गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है तो दो पार्टी अगर आपस में एग्री हो जाए जिस प्रकार से कस्टम इसमें साइलेंट हो जाए, तो फिर इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो प्रोविजन है वो लागू होता है, तब हम हुंडी को निगोशिएबल एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। इस प्रकार से 3 चीज़ों को इंक्लूड किया है। प्रॉमिसरी नोट इसमें सेक्शन 4 में आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में आएगा और चेक्स सेक्शन 6 में आता है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो डेफिनेशन होती है उसमें कहा गया है कि जो सेक्शन 13(1) में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(1) of the Negotiable Instrument Act, a negotiable instrument means a promissory note, bills of exchange or checks payable either to order or to bearer, या तो उसको ऑर्डर पर पे किया जाए या जो उसका धारक है, बियरर है, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, उसको पेमेंट किया जाए। तो ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट means a promissory note, bills of exchange or checks payable either to order or to bearer। तो एक इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा, उसके लिए आपको 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई अगर करते हैं तो उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। दैट इट इज, पहली कंडीशन क्या होती है, दैट इट इज इन ए फॉर्म which is capable of being used by the holder for the time being in his own name। जब किसी के नाम से वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट लिखा जाता है तो उसको ये राइट्स होता है कि वो किसी और को निगोशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि कितने बार इसको निगोशिएट किया जा सकता है, कितने बार। तो आप कितने बार भी निगोशिएट कर सकते हैं, बस कंडीशन ये होती है कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है। सपोज आपने एक चेक लिख के दिया है और उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 3 मंथ्स होती है, तो 3 मंथ्स में आप कितने भी आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं। तो उसकी कोई ऐसी लिमिट नहीं होती, बट टाइम ड्यूरेशन है कि इतने दिनों तक, 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप एक दूसरे को निगोशिएट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन, इसके बाद सेकंड कंडीशन, दैट इट इज ट्रांसफरेबल लाइक कैश बाय डिलीवरी। जैसे डिलीवरी, गुड्स वगैरह की डिलीवरी होती है, ट्रांजेक्शन्स होती है, तब कैश को जैसे ट्रांसफ़र करते हैं वैसे ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक, इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब कहा जाएगा। तो सबसे पहले एक तो राइटिंग में होना चाहिए, रिटिन में होना ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रूफ होता है कोर्ट के सामने। जब भी कोई इस प्रकार से चेक बाउंस होता है तब हम एक प्रूफ के तौर पर रिटिन में दिखा सकते हैं, तो रिटिन में होना चाहिए। फ्रीली ट्रांसफ़र, फ्रीली ट्रांसफ़र, कोई दबाव नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो फ्रीली ट्रांसफ़र। इसके अलावा अनकंडीशनल ऑर्डर, कोई कंडीशंस नहीं होती, कंडीशन होता तो इस प्रकार के जो प्रॉमिसरी नोट वगैरह होते हैं या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो फेल हो सकता है। तो अनकंडीशनल ऑर्डर या प्रॉमिस होना ज़रूरी है। गुड टाइटल, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम से एक ट्रांसफ़र किया जाता है उसको एक गुड टाइटल मिल जाता है। जैसे ABC लिमिटेड उसके नाम से लिखा गया है तो एक गुड टाइटल उसको मिल जाता है, उसको एक राइट्स मिल जाता है कि वो आगे इसको निगोशिएट कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। राइट टू स्यू इन हिज ऑन नेम, जिसके नाम से ए चेक दिया जाता है या बिल दिया जाता है वो आगे इसको इंड्रोज कर सकता है, आगे इसको निगोशिएट कर सकता है जिसके नाम से दिया हुआ है। एंड प्रीजम्पशंस, जब कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है तो अगर कोई इस प्रकार से चेक बाउंस हो जाता है और इसका अगर क्लेम किया जाए तो कोर्ट में प्रीजम्पशंस लिए जाते हैं। तो प्रीजम्पशंस क्या क्या हो सकती हैं वो, तो प्रीजम्पशंस एज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, तो निगोशिएबल की प्रीजम्पशंस ली जाती हैं वो सेक्शन 118 में दिया गया है। पहली प्रीजम्पशन कंसिडरेशन, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है, चेक दिया जा रहा है, तो चेक किस लिए दिया जा रहा है, तो किसी कंसिडरेशन, कोई आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, कोई गुड डीलिंग किया होगा, कोई गुड्स आपने खरीदा होगा, तो उसके बदले आपने क्या दिया, चेक दिया हुआ है प्रतिफल के रूप में, कंसिडरेशन के रूप में। तो किसी कंसिडरेशन के रूप में आपने एक
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया हो। इसके अलावा डेट, उस पर डेट लिखी होती है कि इस डेट में ये दिया जा रहा है। इसके अलावा टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो एक्सेप्ट कब किया है, तो 3 मंथ्स की एक्सेप्टेंस, 2 मंथ्स की एक्सेप्टेंस हिसाब से एक्सेप्टेंस का टाइम क्या है। टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, कब ट्रांसफ़र किया है, उस पर वो डेट लिखी होती है। ऑर्डर ऑफ इंड्रोसमेंट, एक जो ऑर्डर पे कर सकता है, इट मीन्स जिसको ऑर्डर, जिसके द्वारा ये पेमेंट किया जा रहा है, वो किसी को और को भी इंड्रोस्ट कर सकता है। स्टाम्प, सील लगी होना ज़रूरी है। जब आप कोई भी चेक लिखते हैं तो किसी कंपनी के द्वारा चेक लिखा जाता है तो वो अपनी कंपनी की एक सील भी लगा देता है। होल्डर इन ड्यू टू कोर्स, एक पर्टिकुलर जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका होल्डर कब माना जाएगा, या तो वो गुड फेथ में किसी को इंड्रोस किया हो, या उसको कंसिडरेशन के बदले में वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला हो, चाहे वो चेक हो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो या कोई प्रॉमिसरी नोट हो। प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट, कोर्ट में जब भी आप जाते हैं तो एक तरह का प्रूफ होता है आपके प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। इस प्रकार से आज हमने देखा कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है वो 1881 है, और ये कब इन्फोर्स में आया, 1 मार्च 1882 को। ये पूरी तरह से मर्केंटाइल लॉ ऑफ इंग्लैंड पर बेस्ड है। इसका मतलब होता है ट्रेड और कॉमर्स के लिए, ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया गया है। और ये निगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है लिखित डॉक्यूमेंट्स या रिटन डॉक्यूमेंट्स। इसमें 3 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट, प्रॉमिसरी नोट, जिसमें सेक्शन 4 में आता है, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है सेक्शन 5 में, और चेक्स में इसमें हम डिमांड ड्राफ्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो सेक्शन 6 में आएगा। ट्रेजरी बिल, हुंडी, पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर और करेंसी नोट, इनको हम प्रॉमिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आगे और सेकंड लेक्चर में जो इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट सेकंड में लेकर के आऊँगा, जिसमें चेक क्या होता है, चेक कैसे बाउंस होता है, चेक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे चेक लिखा जाता है, तो इस प्रकार के और भी टॉपिक लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता हूँ। और आपके जो कमेंट्स आए उसके आधार पर आज मैंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के लिए पहला लेक्चर तैयार किया हुआ है। शायद आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे उनको भी एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट मिल पाए। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।